हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो हेडिंग डालेंगे बेटा कॉपी में, एक आध पन्ना छोड़ देना, कुछ और कभी पढ़ना हुआ तो। और हेडिंग डालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे तो जनरली एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी। पी ब्लॉक का पी छोटा रहेगा, ध्यान देना ना। देखो मैंने पी छोटा लिखा है ना। एस पी डी एफ जो है ये सब छोटे लिखते हैं, तो पी ब्लॉक का पी छोटा रहेगा। ऐसे तो एनसीईआरटी में अलग टाइप से शुरू किया, मैं थोड़ा अलग टाइप से शुरू कर रहा हूं। मैं पहले वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिनमें से सवाल आएगा और फिर कचरा कूड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए भैया एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिस फॉर्म में कोई एलिमेंट नेचर में पाया जाता है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे एलोट्रॉप के अंदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है भैया। तो कार्बन जो है इसके दो प्रकार के एलोट्रॉप होते हैं, दो प्रकार के, है ना। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस एलोट्रॉप्स। एक्चुअल में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के दो प्रकार हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जैसे ग्लास, जिसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, पढ़ा होगा बचपन में कभी 9th क्लास में, है ना। कि उनमें कोई रेगुलर या फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट। हाँ बेटा, तो क्रिस्टलाइन वो होता है जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट हो। एमॉर्फस वो होता है जिनमें इररेगुलर अरेंजमेंट हो, कोई सी भी चीज कहीं पर भी आ जाए, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप जो है कार्बन के, ये तीन नेचर में पाए जाते हैं। सबसे पहला है डायमंड, सुना होगा। दूसरा है क्या? ग्रेफाइट। और तीसरा क्या है? बकमिनिस्टर फुलरीन्स, बकमिनिस्टर फुलरीन्स। याद आ गया क्या? तो ये तीन प्रकार की, क्या स्पेलिंग होगा यार इसका, तो बहुत गलत लिख दिया मैंने। फुलरीन्स, है ना, बकमिनिस्टर फुलरीन। एमॉर्फस जिनका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक, या कार्बन ब्लैक की जगह लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। एक कोक क्या है ये मैगडी में मिलता है वही? नहीं, ये वाला नहीं है। कोक एक कार्बन का एक फॉर्म है जो मेटलर्जी में यूज करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में डालते हैं। चारकोल देखा होगा, कोयले जैसा होता है। लैंप ब्लैक सुना है क्या होता है? एनीवन? कोई लड़की लैंप ब्लैक पता हो क्या होता है? नहीं पता? काजल को बोलते हैं लैंप ब्लैक, काजल को। ठीक है, लैंप ब्लैक क्यों बोलते? काजल कैसे बनाते पता है? नहीं पता? हाँ, लैक्मे वाला देता है आजकल, पेंसिल में आता है, वो तो आता ही है। बाकी काजल पहले के जमाने में ना दादी वादी लोग बनाते थे। कैसे बनाते थे? घी का दिया जलाते थे
और घी का दिया जला करके, आपने देखा होगा दिया विया या मोमबत्ती कहीं जलाओ तो उसके ऊपर एक कालिक सी आ जाती, कोई हिस्सा काला काला हो जाता है। घर में जहाँ दिए विए जलते हैं, अगरबत्ती जलती, वहाँ आपको दिखा होगा कि काला काला डिपॉजिट हो जाता है ना। तो वो दिया जलाते हैं घी का और उसके ऊपर एक उल्टा दिया रख देते हैं थोड़ा दूर में, तो उसकी कालिक जमा होने लगती घी के दिए की। वो कालिक जो है दैट इज योर काजल, और उसको बोलते हैं लैंप ब्लैक, क्योंकि लैंप यानी दिया, दिए से बना है लैंप ब्लैक। ठीक है, ये लिखो, डायमंड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हो गया, हेडिंग डालेंगे डायमंड, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। अपने को ये तीनों के बारे में पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। ये तो इनका स्ट्रक्चर ही अनाप शनाप है, इर्रेगुलर है, तो जो इर्रेगुलर है तो उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने को। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डायमंड, लिखेंगे भैया नेचुरली अकरिंग डायमंड, नेचुरली अकरिंग डायमंड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, नेचुरली अकरिंग डायमंड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला लाइन में लिखेंगे भैया ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड है क्या बेटा, नेचुरली अकरिंग डायमंड कंटेन ट्रेसेस, ट्रेसेस यानी कम मात्रा, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब एकदम थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, कम मात्रा, एकदम ना के बराबर। ठीक, अगला लिखेंगे ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ एल्यूमिनियम, ब्लू डायमंड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ एल्यूमिनियम, ब्लू डायमंड के अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है ना। ऐसा लिखा दो तो बच्चा मन में सोचने लगता है ब्लैक डायमंड कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ मेहंदी, देयरफॉर ब्लैक डायमंड काली मेहंदी इज सो मच फेमस है, ऐसा नहीं है ना। लिखेंगे भैया इंडस्ट्रियल डायमंड्स, इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर ब्लैक इन कलर, इंडस्ट्रियल डायमंड्स आर ब्लैक इन कलर। अब कई बच्चे सोचते हैं डायमंड इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं लोग, मशीन के ऊपर सजा रहे हैं के साले हैं। डायमंड जो है एक तो सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो काय में आता है, अंगूठी बनाने में, सगाइयों में चलती बहुत ज्यादा है नी, वो जरूरी है। दूसरा जो है डायमंड का उपयोग इंडस्ट्री में आता है, क्यों, क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है ना, बहुत हार्ड होता है। तो मान लो मेरे को कोई बहुत सेकंड नंबर की हार्ड चीज को काटना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको काय से काटूंगा, डायमंड से, जो कि डायमंड क्या है, हार्ड। तो डायमंड ड्रिल करने, मान लो कोई पहाड़ है, बहुत मजबूत चट्टान है, उसमें मेरे को छेद करना है, मैंने लोहे की ड्रिल से उसमें छेद करना चाहा, छेद नहीं हो रहा है, लोहे की बिट घिस जा रही, पहाड़ इतना मजबूत है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं, वो ड्रिल के ऊपर डायमंड लगा देता हूं। तो अब डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नोन है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो अब पहाड़ कट जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, तो इंडस्ट्रीज में टूल के रूप में यूज होता है किसका, डायमंड का। तो अब वो टूल के रूप में सजाने के लिए यूज नहीं हो रहा, उसका उपयोग काय के लिए हो रहा है, काटने पीटने के लिए। तो ऐसे केस में अगर डायमंड काले रंग का भी होगा तो भी कोई ज्यादा फर्क है, पहाड़ वहाड़ तोड़ने का काम आदमी लोग करते हैं, औरत लोग होती तो एक बार बोल भी देती कि अरे ये डायमंड कैसा मजेदार नहीं है, सुंदर, इसका कट वट अच्छा कट वाला डायमंड लाओ, है नहीं, ये कैसा ड्रिल पे लगा दिया है, मजा नहीं आ रहा है। आदमी लोग बेचारे भोले होते हैं, काट देते हैं सीधा, सोचते नहीं। तो वहां पर कौन सा डायमंड यूज कर लेती है कंपनीज, काला वाला डायमंड, सफेद वाला डायमंड है ना, 14 फरवरी के बहुत काम आता है। चलो आगे लिखेंगे भैया, इंडस्ट्रियल डायमंड्स लिख लिया, आर ब्लैक इन कलर। अगला लिखेंगे भैया इन डायमंड, इन डायमंड ईच कार्बन,
each carbon is tetrahedrally, each carbon is tetrahedrally bonded to four other neighboring carbon atoms. Each carbon atom is tetrahedrally bonded to four other neighboring carbon atoms. 4 नेबरिंग कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है। ये Cl कौन लगा दिया यार, ये मजाक में, ये कार्बन लिख लेना भैया, आदत है ना Cl लिखने की, ये लिख लेना जल्दी से, चलो ठीक है। अब बताओ मुझे, ये बीच वाले कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। समझ में आ रही बात? यहां कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, तो ये भी मेंशन कर लेना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हो गया। सारे इलेक्ट्रॉन कहां व्यस्त हैं? बॉन्ड बनाने में। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? नहीं। तो लिखना भैया ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड्स आर, डायमंड इज, डायमंड आर, कुछ भी लिख लेना, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर या कह लो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ जाओगे इंसुलेटर से तो। ये हो गया डायमंड के बारे में। तो ये डायमंड के बारे में इतनी बातें याद रखनी। सबसे ज्यादा बात जो पूछी जाती हो ये पूछी जाती कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और शेप में कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, है ना। और आप वो लिखाने की जरूरत थोड़ी ना, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल, ऐसे तो बचपन से जानते हो यार, ये थोड़ी लिखाऊंगा मैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थोड़ा बड़ा है और ज्यादा काम का है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या कहानी है? ग्रेफाइट में एक कार्बन फ्री रहता है। अगर आपको बचपना थोड़ा बहुत याद हो, पता नहीं किसी क्लास में मैंने देखा, वो क्या करते, पेंसिल जो है, याद है क्या? पेंसिल दोनों तरफ से छील के, जैसे नहीं अपन दो तरफ से पेंसिल छील देते थे बचपन से, 2 ठो नोक निकल आती थी, तो ऐसा 2 तरफ से पेंसिल छील के एक ठो वायर लगाया, वायर को एक ठो सेल से जोड़ा और फिर बीच में एक ठो बल्ब लगाया और बल्ब जला के दिखाया कोई एक्सपेरिमेंट में, स्कूल में। ये दिखाया गया कि ये जो पेंसिल है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। याद आ रहा है कि देखा है ना एक्सपेरिमेंट? नहीं देख। आज एक काम करना, घर में बड़ी पेंसिल लेना, एक फुल साइज, उसके दोनों तरफ से छेद करना, ये छेद बोल रहा हूँ, छील लेना, दोनों तरफ से नोक आ गई बाहर, एक तरफ की नोक को दांत में दबाना है, बड़ा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट, मजा आ जाए। दांत में दबाना और दूसरे तरफ की लेके, जो नहीं होता है जिसमें अपन प्लग लगाते हैं, सॉकेट बिजली वाला, उसके अंदर डाल के बटन चालू करना, तो आपको जिंदगी में आनंद आ जाएगा, है नहीं? आपको पता चल जाएगा कंडक्टर है कि इंसुलेटर। कंडक्टर होता नहीं करना रे, सही में कर लिए, पता चला। घर वाले मेरे फोन लगा रहे हैं, सर क्या क्या सिखा रहे हो बच्चों को? नहीं करना भैया, है, जिंदगी में मजे आ जाएंगे बिल्कुल। हाँ, क्या होता है? ग्रेफाइट पेंसिल कंडक्टर होती, गुड कंडक्टर होती। क्यों कंडक्टर होती, उसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो लिखेंगे भैया, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम is bonded to, each carbon atom is bonded to 3 neighboring, each carbon atom is bonded to 3 neighboring, 3 neighboring, 3 neighboring carbon atoms in a hexagonal, in a hexagonal sheet pattern, in a hexagonal sheet pattern, hexagonal sheet pattern में 3 नेबरिंग कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है।
इन अ हेक्सागोनल शीट पैटर्न। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा, ये अच्छा था। तो आ जाओ, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है देखें। इसमें क्या कार्बन है, ये इस टाइप का हो गया। ठीक है, हेक्सागन शीट बनेगी। समझ आ रही। फिर एक इधर बनेगी। ठीक है, फिर एक इधर बनेगी। समझ में आ रही बात। हेक्सागोनल शीट बनते जा रही, पूरा बोर्ड में बना दूंगा मैं, शीट बन जाएगी। ठीक, यहां देखो हर कार्बन के कितने कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, 3 तो यहां पर ईच कार्बन हैज 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर होता नहीं, टोटल 3। कैसा होगा, sp2 होगा तो कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री। दिख रहा है सबको। तो देखो यहां बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है, कितना दिख रहा है बॉन्ड एंगल, 120 दिख रहा है। ठीक, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, कार्बन के पास। तो यहां कितने नजर आ रहे हैं, 3। एक इलेक्ट्रॉन सबके पास बचा है, इसके पास भी एक बचा है, इसके पास भी एक बचा है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसके पास। तो ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, है नहीं। अब सोचो जरा, ये दोनों ऐसे बना लेने चाहिए, मगर क्या है कहानी, इधर भी तो कार्बन है और इधर भी कार्बन है। वैसे इधर भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है। समझ रहे हो, इधर आगे बनेगा, इधर आगे बनेगा, इधर आगे बनेगा, इधर आगे बनेगा, इधर नीचे है। ठीक है जी, इधर ऐसा है। डन। तो ये तो कार्बन में मिटा दे रहा हूं, ऐसे बस डंडी छोड़ देता हूं। ठीक है, तो समझ जाओगे, ऐसे में खत्म नहीं हो पाएगा ना कभी। ये तो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट बोलना मतलब क्या, इनफाइनाइट है, बनते जाएगा आगे। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, तो यहां पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। इसको मिटा देते हैं। अब ये वाले कार्बन का और ये वाले कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया, ये वाले का और ये वाले का बन गया। अब देखो आप, इसके कितने हाथ, एक ऊपर भी हाथ इसका ना। अब इसके कितने हाथ नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 होने चाहिए, कार्बन के बन गए 4। इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4। इसके कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसका एक और बना दिया 4। इसके कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3, एक और बना दिया 4। इसके भी कितने हो गए, 4। इसके भी हो गए 4। ऊपर वाले में सबके 4 हो गए। एक चीज नोटिस करो, इस वाली रिंग में, ये रिंग जो यहां बनाई नहीं है, इसमें लेफ्ट हाफ में डबल बॉन्ड है। इस वाली रिंग में भी लेफ्ट हाफ में डबल बॉन्ड है। इस वाली रिंग में भी लेफ्ट हाफ में डबल बॉन्ड है। इसमें भी लेफ्ट नहीं, राइट है, सॉरी यार, मैं भी कैसा पागल हूं। राइट हाफ में डबल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, दिख रहा है, हॉच पॉच नहीं है। नीचे वाली लाइन में ये आ गया, यहां बना दिया डबल बॉन्ड। इसके कितने हाथ हैं, 4। इसके कितने हो गए, 4। इसके कितने हो गए, 4। इसके कितने दिख रहे हैं, 3। तो यहां बना दिया इसके नीचे। अब इसके भी 4 हो गए। इसके कितने हैं, 4। इसके कितने नजर आ रहे हैं, 3। यहां बना दिया इसके नीचे। नीचे वाली रिंग में देखो, नीचे वाली रिंग में लेफ्ट हाफ में डबल बॉन्ड है, यहां भी लेफ्ट हाफ में है, यहां भी लेफ्ट। ऊपर में सारे डबल बॉन्ड राइट साइड में, नीचे में लेफ्ट साइड में, फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसे बनाते जाओगे। समझ में आ रही बात। तो ये शीट पैटर्न है। डन। नोट करो ये चित्र, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा 10 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं, बस, और कुछ नहीं। ग्रेफाइट खत्म करके छोड़ूंगा। संस्कार कुछ बोला क्या? अच्छा, सुना नहीं मैं। ये हमारे जो यहीं बैठा है उसका नहीं हुआ अभी तक। तेरा आज बाल कैसे मुर्गे टाइप का दिख रहा है, एकदम नया नहीं है। बाप रे, कितना दलिद्दर आदमी देखो। ची गुरुजी आए हुए हैं शहर में, हैं गुरुजी, चले गए हैं? बताओ, पावन शहर में गुरुजी आए हुए हैं,
और अनुयायी जो है नहा नहीं रहा है। गलत बात है यार, पिताजी को फोन करके बताना पड़ेगा। कब नहाया था आखिरी बार? कल नहाया था? बताओ यार। अब देखना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसा है? मूवेबल है, डबल सिंगल डबल ये ऐसा मूव कर सकता है ना, दिख रहा है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं। 3 ही सिग्मा बॉन्ड बने, 3 ही इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, बाकी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखना भैया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, due to presence of one unpaired electron on each carbon atom, due to presence of one unpaired electron on each carbon atom, graphite is a good conductor of electricity। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, ये एक शीट बना दी आपने। ये शीट कैसी है? 2 डिमेंशनल। लेकिन सॉलिड तो 3 डिमेंशनल होता है, तो कैसे करेंगे? एक शीट बना ली ऐसी, एक और ऐसी वाला बोर्ड ले आइए, महंगा बहुत है मगर अब पढ़ना है तो लाना पड़ेगा, है ना? एक और बोर्ड ले आइए, उसमें भी ऐसा लगा दीजिए, और एक बोर्ड खरीद लाइए। ऐसे 10-12 बोर्ड में ड्राइंग बना लीजिए, ठीक है? और उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रख दीजिए। तो जब बहुत सारी 2 डायमेंशनल शीट आ जाएंगी तो क्या बन जाएगा? एक 3 डायमेंशनल सॉलिड बन जाएगा। अब ये जो 2 शीट्स होती हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा दूरी होती है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। मतलब सोचो आप, ये वाला कार्बन जो है, ये जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, कहां गया रबर? ये तो इसका एक हाथ खाली हो जाएगा। ये अपना एक हाथ इधर से निकाला हुआ है, समझ रहे हो? ऐसे करके, ऐसे कैसे आएगा? ऐसे बाहर निकाला हुआ है, ऐसे करके, ठीक है? उधर वाली जो शीट है, 2 शीट है, एक ये शीट है, एक ये शीट है। इधर वाली शीट वाला एक हाथ ऐसे निकाला हुआ है ना? लेकिन दोनों शीट के बीच की दूरी जो है वो दोनों हाथ के डिस्टेंस से ज्यादा है। दोनों हाथ के डिस्टेंस से क्या है? ज्यादा है। तो दोनों बॉन्ड बना पाएंगे क्या? नहीं, इनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर ये लोग बॉन्ड बना लेते तो कैसा बॉन्ड बनता? कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन इनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन सा बॉन्ड होता है? वैन-डर वाल। तो 2 शीट के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? वैन-डर वाल। और वैन-डर वाल बॉन्ड कैसा होता है? वीक। अब इमेजिन करो, ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिनके बीच में रस्सी से या कुछ ढंग से इन्हें बांधा नहीं है। मैं एक तरफ से धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा? ये बोर्ड एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे। समझ में आ रही बात? मूव कर सकते हैं ना? अगर यही पकड़े होते कार्बन एटम तो ये मूव करते क्या? नहीं, धक्का लगाने से पूरा सॉलिड एक साथ मूव करता। तो लिखना भैया, द डिस्टेंस बिटवीन two sheets is greater than, ऐसा लिखना, CC सिंगल बॉन्ड। CC बॉन्ड को CC सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, ग्रेटर देन CC बॉन्ड। Therefore there is no covalent bond, in between 2 sheets। Therefore there is no covalent bond in between 2 sheets, full stop। In between 2 sheets, weak van der Waal bonds are present। Weak van der Waal bonds are present। Weak van der Waal bonds are present। Therefore these sheets can slip over
each other, can slip over each other. Hence, graphite is used as a lubricant in heavy machinery, either dissolved in water, either, हाँ बेटा, in heavy machines, either dissolved in water, ब्रैकेट में लिखना, पानी में डूबा रहता है उसको बोलते हैं एक्वा डैग, AQUA, एक्वा DAG, डैग, एक्वा डॉग नहीं लिखना, एक्वा डैग, और ब्रैकेट बंद करके लिखना, और dissolved in oil, ब्रैकेट में लिखना ऑयल डैग, एक्वा डैग या ऑयल डैग। समझ में आ गया? ठीक है। yes, अब ऐसा पढ़ा देता हूं ना मैं कि मशीनरी में लुब्रिकेंट के जैसा यूज करते हैं। तो एक बार की बात है, सच्ची बात, झूठ नहीं बोल रहा हूं, लड़का पढ़ के क्या मशीन में यूज करते हैं। उसके पास एक ही मशीन था, उसका साइकिल। तो साइकिल के चेन में पेंसिल का ग्रेफाइट पीस के डाल दिया, खूब सारे पेंसिल का। अब सोचो ऐसे में क्या होगा? अरे वो खरखराने लगेगा ना, पूरा जो फ्रिक्शन बढ़ा लिया उसने, और फिर नीचे चल रही थी तो खूब ताकत लगाया, खाच 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 खाच, पूरा चेन स्प्रॉकेट होता है, स्प्रॉकेट होता, भगवान जाने का, पूरा घिस दिया। पिताजी आ गए अगले दिन पैसा भरो करके, बस तुम पढ़ाओ क्या पढ़ाओ। तो मैं पहले से बता दूं भैया, हैवी मशीन में है, तुम्हारा साइकिल हैवी मशीन नहीं है, तुम्हारे साइकिल में तेल डलेगा। हैवी मशीन में क्यों यूज करते हैं? हाई टेम्परेचर पे एक्ट कर रहा है, तेल डाला, तेल उड़ गया, तो ऐसा कुछ लगा दिया जो उड़े नहीं, है ना, हैवी मशीन में। ये सब सड़ी हुई मशीनों में, तुम्हारी मशीनों में काम नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं कल को आ गए बोले सर हमने अपनी साइकिल में डाल दिया, सर हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी है। तो मैं तुमसे गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। हाँ, मैं तुम्हारा साइकिल, टूटा हुआ साइकिल रख के कबाड़ी में बेच के जो पैसा आएगा उसके समोसे खा लूंगा, है ना। चलो आगे लिखेंगे। अब मान लो मेरे को ग्रेफाइट को तोड़ना है, तो ऐसे समझ रहे हो, बहुत सारी शीट्स है ना, जैसा ये बोर्ड लगा ऐसे इसके आगे बहुत सारी शीट्स लगी। अब मैं इधर साइड से तोड़ने जाता हूं, ऐसे करके साइड से, दो शीट के बीच में हाथ कुल्हाड़ी लेके मारता हूं, तो यहां दो शीट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोई बॉन्ड नहीं। तो मैं ऐसे कुल्हाड़ी लेके जाऊंगा तो पूरा कुल्हाड़ी मेरा पार हो जाएगा और ग्रेफाइट दो टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा मारता हूं कुल्हाड़ी ऐसे करके, तो ऐसे करके कुल्हाड़ी किस में पड़ेगी? कोवेलेंट बॉन्ड्स पे। और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स पे पड़ेगी तो इसको तोड़ने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगी। तो ग्रेफाइट को अगर तोड़ना है तो कहां तोड़ना चाहिए? इन बिटवीन द शीट्स और परपेंडिकुलर टू द शीट, इन बिटवीन द शीट। तो लिखेंगे भैया ग्रेफाइट इज क्लीव्ड इन बिटवीन द शीट एंड नॉट ग्रेफाइट इज क्लीव्ड यानी तोड़ना, है ना, क्लीव्ड इन बिटवीन द शीट्स एंड नॉट परपेंडिकुलर टू द शीट्स, एंड नॉट परपेंडिकुलर टू द शीट्स। ठीक, अगली लाइन में लिखेंगे भैया ग्रेफाइट क्या करता है, सुनना, वो पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट, उसको लिखो तो क्या करता है? काला मार्क छोड़ता है। अभी तो सफेद छोड़ रहा है, क्योंकि काला छोड़ूंगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन पेंसिल कौन सा मार्क छोड़ता है? काला। तो लिखेंगे भैया ग्रेफाइट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन सरफेस, ग्रेफाइट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन सरफेस, ब्लैक मार्क ऑन सरफेस, डैश करके लिखना। ब्लैक लेड
ब्लैक लेड और प्लम्बैगो, ब्लैक लेड और प्लम्बैगो। प्लम्बैगो, ये लेड शब्द कहां से आया? लेड भी जो है वो पेपर पे मार्क छोड़ता है ना, इसकी वजह से इसको लेड पेंसिल बोलते हैं, सुना होगा आपने। लेकिन लेड पेंसिल सही में नहीं हो सकती, सही में आपकी पेंसिल के अंदर लेड नहीं हो सकता। एक तो लेड ग्रेफाइट से महंगा है, पहली चीज। दूसरी चीज, लेड होता है पॉइजनस, और अपने यहाँ का बच्चा जैसे लंच वंच नहीं ले गया स्कूल में तो पेंसिल का पीछे का हिस्सा खा लेता है ना, चबाता है मजे से, एकदम दातून कर लेता है उससे। तो वो क्या होगा, जो चबाएगा तो उसका जो वो है लेड है वो कहाँ चला जाएगा? उसकी बॉडी में, और पॉइजनस होगा। लेड पेंसिल में कितना लेड होता है? 0 लेड नहीं होता। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की पेंसिल को लेड पेंसिल बोलते हैं, क्योंकि लेड भी काला मार्क छोड़ता है पेपर पे। ठीक है, समझ में आ गया? अगला लिखेंगे थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट या डायमंड? हाँ, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। एक दिन पढ़ाया था वो पहाड़ खोदने वाली जो मशीनें होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स में अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो अपन ने डायमंड की जगह ग्रेफाइट लिया था। ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड से। ठीक है, और लिख लेना डेंसिटी ऑफ डायमंड, डेंसिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट। डेंसिटी ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट। डायमंड ज्यादा डेंस होता है, ग्रेफाइट कम डेंस होता है। ठीक है, हो जाएगा? चलो हेडिंग डाल के छोड़ेंगे भैया अगली क्लास के लिए। बकमिनिस्टर फुलरीन्स, बकमिनिस्टर फुलरीन्स। अगली क्लास में अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे इसके, फिर अपन ब्लॉक वाइज पी ब्लॉक 13th ग्रुप, सॉरी ग्रुप वाइज देखेंगे। 13th ग्रुप बड़ा है, 14th ग्रुप तो अपन यहीं बाहर ही पढ़ लेंगे ज्यादातर हिस्सा। ठीक है, चलो नमस्कार। अगली क्लास कब है? अभी रात के, आज कितने बजे? 10 बजे। क्या पढ़ाऊंगा मैं? एस ब्लॉक। चलो बाय बाय।